मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। साल 2014 में आज की ही तारीख थी 26 मई, जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और पीएम के तौर पर आज मोदी के 11 साल पूरे हो गए। और आज जब गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने इस खास मौके का जिक्र भी अपने मंच से किया। पीएम मोदी के 11 साल के अब तक के सफर को जाहिर तौर पर कई तरीकों से परखा जाएगा, कई कसौटियों पर कसा जाएगा, लेकिन वक्त जो इस समय का वक्त है वो पीएम मोदी की उपलब्धियों को अगर देखना है, समझना है तो उसे सुरक्षा की कसौटियों पर जरूर परखा जाना चाहिए। और अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को एक तगड़ा सबक सिखाया है और ये मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने अपनी ताकत को नए सिरे से पहचाना है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मोदी के मिशन का असर ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखाई दिया, जिसमें आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई में हमारे सबसे सशक्त और कारगर औजार अगर कुछ बने तो वो थे हमारे स्वदेशी हथियार। ब्रह्मोस से लेकर आकाश तक ये सारे हथियार पीएम नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता वाले मिशन के अचीवमेंट्स और 11 साल में पीएम मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से अगर कुछ गिना जाएगा तो निश्चित रूप से इन हथियारों को, इस आत्मनिर्भरता को गिना जाएगा। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। तो पहले जरा रक्षा उत्पादन पर नजर डालिए, उसके आंकड़ों पर नजर डालिए कि 2014-15 के 46,429 करोड़ रुपए से उछलकर 175% करीब इसमें उछाल है, बढ़कर भारत का रक्षा उत्पादन जो है 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे आज दाहोद में कि आज भारत बहुत सारे टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट न सिर्फ अपने लिए बनाता है बल्कि पूरी दुनिया को सप्लाई भी करता है, तो उसको जरा इन आंकड़ों के बरक्स रख के देखिए और समझिए कि कैसे 175% का इजाफा है, इसमें बढ़ोतरी है। और ये मोदी के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का इंपैक्ट। कभी हम डिफेंस के मामले में विदेशी सप्लायर्स पर निर्भर रहते थे और आए दिन डिफेंस डील्स और उसमें होने वाले भ्रष्टाचार की खबरें हेडलाइंस बना करती थी। और आज भारत में ही बने हथियार ब्रह्मोस से पाकिस्तान को मार रहा है और उधर से जो हमला हो रहा है उसको स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से उसे नाकाम कर रहा है।
और यह मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने आत्मनिर्भरता के मिशन को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरीके से खुद को झोंका हुआ है। साल 2013-14 में रक्षा बजट 2,53,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो कि 2025-26 में यह बढ़कर 6,81,000 करोड़ रुपए हो गया। एक और फैक्टर देखिए, जहां तक डिफेंस इक्विपमेंट का सवाल है, तो हम पहले 65 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियार, रेडार वगैरह वगैरह जो जरूरी इक्विपमेंट हैं जो हमारी सेनाएं इस्तेमाल करती हैं, वो हम इंपोर्ट करते थे 65 से 70%। और आज हालत यह है कि एकदम से आंकड़ा पलट गया है। आज हिंदुस्तान 65% डिफेंस इक्विपमेंट खुद बना रहा है, घर में बना रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट में भी हमने बहुत कमाल की छलांग लगाई। साल 2013-14 में अगर देखा जाए तो सिर्फ 686 करोड़ रुपए का डिफेंस का सामान हमने एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था, जबकि 23-24 में हमने 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का साजो सामान दुनिया भर में बेचा है। यानी पिछले 10 सालों में 30 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां, इंडिजिनस कंपनियां, और इस देश में जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, चाहे टाटा हो, गोदरेज हो, महिंद्रा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, भारत फोर्ज हो, आप नाम लीजिए, कौन सी बड़ी कंपनी है जिसका कि अपना एक तरीके से डिफेंस का वेंचर नहीं, जो डिफेंस में बड़े बड़े इक्विपमेंट्स नहीं बना रही। और बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट, बहुत सारे रक्षा के से जुड़े हुए हथियार हों, बख्तरबंद गाड़ियां हों, तोप हों, या ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आज हिंदुस्तान में बन रही है, वो न सिर्फ हमारी सेनाओं के काम आ रही है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग लाइन लगाकर उसको खरीद रहे हैं। दुनिया के अभी हमने आपको थोड़े दिन पहले ये खबर बताई थी कि कैसे ब्रह्मोस के लिए आज दुनिया के 17 देश भारत से ये समझौता करना चाहते हैं कि हम उनके लिए ब्रह्मोस बनाएं और उन्हें सप्लाई करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आकाश को लेकर पूरी दुनिया में किस तरीके की डिमांड बढ़ी है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। उसी तरीके से 155 mm 52 कैलिबर जो होवित्जर तोप है, वो भी आज हिंदुस्तान में बन रहा है। देश की एक कंपनी बनाती है और उसके खरीदार यूरोप, अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे तमाम देश हैं। तो आज दुनिया के दूसरे देशों की सेनाएं हिंदुस्तानी बुलेट प्रूफ जैकेट, डोर्नियर विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, फास्ट स्पीड की इंटरसेप्टर शिप्स और हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, ये सब भारत से खरीद के इस्तेमाल कर रही है। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है और सरकार का लक्ष्य 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। और आप सोचिए कि यह तो अभी शुरुआत है, भारत ने इस दिशा में अभी शुरुआत ही की है। आने वाले एकाध दशक में भारत कितना बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। तो आज जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो ये है कि पहले जब भी हमें किसी खास हथियार, हेलीकॉप्टर या किसी दूसरे हाई फाई डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी, तो हम ये देखते थे कि हम एक किस देश से सस्ते में खरीद सकते हैं। और आज हमारी सेनाएं जब किसी सैन्य साजो सामान की डिमांड करती है, जरूरत महसूस करती है, तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि हम इसे कैसे और कितने दिन में खुद बना सकते हैं। और यह सबसे बड़ा बदलाव है, ये माइंडसेट का जो ये बदलाव है ना, ये सोच का बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है। और यही मोदी सरकार की 11 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है। और ये यकीन मानिए कि हम देखते ही नहीं है कि ये कैसे बना सकते हैं, बल्कि बना भी लेते हैं, बना रहे हैं। और इसे आज की एक खबर के जरिए समझिए। मैं ऐसे में बहुत सारे उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन आज की एक खबर आपको बताता हूं कि इंडियन नेवी ने समुद्र में दुश्मनों की बिछाई गई बारूदी सुरंगों को पता लगाने, उनको ट्रैक करके उन्हें बर्बाद करने के लिए एक खास तरह के युद्धपोत की जरूरत बताई। तो इस युद्धपोत की जरूरत बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। और ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने जैसे ही उसको बताया गया तो इसके लिए किसी विदेशी कंपनी के पास क्वेरी भेज दी
कि हमें, या कोई टेंडर निकाल दिया कि हमें युद्धपोत खरीदना है, बल्कि हमने इंडियन नेवी के लिए ऐसे 12 विशेष तरह के युद्धपोत भारत में कैसे बनाए जाएं, इसको लेकर के हमने काम शुरू कर दिया। और इस खास तरह के युद्धपोत को माइन स्वीपर कहा जाता है, यानी कि वो युद्धपोत, वो शिप जो कि समुद्र में बिछाई गई जो समुद्री सुरंगें, बारूदी सुरंगें होती है, उसको एक तरीके से डिटेक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय कर। और इनको बनाने के लिए 44,000 करोड़ रुपए का एक बजट हमने इशू किया, और उससे ये हम देश के भीतर ही बना रहे हैं जहाज। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बाहर से कोई जहाज या कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो दुश्मन देशों के, तो उसका सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि हमें बाद में उसके रख रखाव पर काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। और अगर इंडियन नेवी की बात करें तो अभी तक हमारे पास एक भी माइन स्वीपर जहाज नहीं था। हालांकि पहले 6 कारवार क्लास की और 2 पांडिचेरी क्लास की माइन स्वीपर हमारे पास थी, लेकिन बहुत साल पहले वो सारी रिटायर हो गई। और आज की तारीख में नेवी के पास मतलब कोई डेडिकेटेड माइन स्वीपर नहीं है। हम कुछ जहाजों पर अस्थाई माइन काउंटर मेजर सिस्टम लगा करके और हम किसी तरीके से काम चला रहे हैं, जो कि काफी नहीं है। भारत 7,516 किलोमीटर लंबे जो अपना तट है, उसकी देखरेख करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए, और जो हमारे 13 प्रमुख पोर्ट्स हैं उनकी सुरक्षा करने के लिए हमें 24 माइन स्वीपर जहाजों की जरूरत है। लेकिन बदलाव आज देखिए कि नेवी लंबे वक्त से माइन स्वीपर्स की मांग कर रही थी, तो 12 माइन स्वीपर जहाजों की खरीदारी की प्रक्रिया 2005 में शुरू की गई थी। और तब गोवा शिपयार्ड ने दक्षिण कोरिया की कंपनी कांगनाम के साथ मिलकर इसे बनाने की एक योजना बनाई थी। लेकिन लागत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और निर्माण की रणनीति पर बात नहीं बन पाई। आखिरकार 2017-18 में 32,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना रद्द करनी पड़ी थी। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाला मामला ऐसा होता है कि जब भी कोई देश जिससे कि हम हथियार या कोई सैन्य साजो सामान खरीदते हैं तो बनाकर देते हैं, उसका तो पैसा लेते ही हैं, उसके बाद वो उसका तकनीक को साझा करने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए बाद में उसके रख रखाव से लेकर उसकी रिपेयरिंग तक में देश को काफी निर्भर रहना पड़ता है दूसरे देशों पे, और काफी खर्चीला भी होता है। यानी एक बार खरीदने में पैसा खर्च करिए और उसके बाद रख रखाव और रिपेयरिंग का भी पैसा चुकाते रहिए। इसलिए डिफेंस के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का मोदी सरकार का मिशन जो है वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है, और हर लिहाज से 11 साल की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश अपनी सुरक्षा की जरूरतों के लिए दुनिया के दूसरे देश पर निर्भर नहीं रह सकता। इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने समझा, इसके पहले की सरकारों ने नहीं। और आज हम ये जुगाड़ वाले मोड से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आए हैं, और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, उनकी सरकार को जाता है। देश का मूड मीटर में अब वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि पाकिस्तान में ज्योति के लिए किसने और क्यों वो खास इंतजाम किया था कि जब ज्योति बाजार घूमने निकली तो सुरक्षा कर्मियों ने उसके लिए पूरा ट्रैफिक रोक दिया। तो क्या ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में जेड प्रोटेक्शन लेवल की सुरक्षा मिली हुई थी? क्या दानिश के कहने पर पाकिस्तान में ज्योति के लिए हाई फाई सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जासूसी कांड में जांच के दौरान ज्योति का एक और सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी, खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े दानिश के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योति की फुल एंड फाइनल डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट के तथ्यों के मिलान के बाद अभी थोड़ा समय लगेगा, और उसके बाद ये पता लगेगा कि ज्योति ने पाकिस्तानियों के साथ क्या क्या शेयर किया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई तथ्य अभी निकलकर जो सामने आए हैं, तो पनीर के पराठे, पनीर की सब्जियां, पनीर रोल, पनीर बर्गर, पिज्जा, पनीर वगैरह वगैरह, पनीर के बने एक से बढ़कर एक आइटम, जिसका नाम सुनकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। लेकिन यूपी के गोरखपुर जिले में जिस पनीर फैक्ट्री की कहानी अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद अब पनीर खाने के पहले आप 50 बार सोचें। गोरखपुर जिले के पिपराई इलाके में चल रही इस पनीर फैक्ट्री का पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो वो हैरान रह गए। इस फैक्ट्री में बिना दूध के ही 40 क्विंटल पनीर बनाया जा रहा था, बिना दूध के 40 क्विंटल पनीर एक फैक्ट्री में, और जिसकी सप्लाई गोरखपुर से लेकर संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज तमाम जिलों में हो रही थी, और जिसे इन 5 जिलों के रेस्टोरेंट में से लेकर के और रोड साइड जो ढाबे, ठेले, सब जगह सप्लाई की जा रही। यह सिंथेटिक पनीर बनाने वाली फैक्ट्री थी जिसे मोहम्मद खालिद नाम का शख्स धड़ल्ले से चला रहा था और जाने कब से चला रहा था। सिंथेटिक पनीर की इस फैक्ट्री में काम रात के अंधेरे में होता था, जब दुनिया सो जाती थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रात में जब वहां छापा मारा तब उन्हें पता चला कि यहां इतना बड़ा खेल चल रहा। फैक्ट्री के बॉयलर से 800 लीटर नकली दूध मिला जिसको कि उबाला जा रहा था, और 250 क्विंटल नकली पनीर सप्लाई के लिए तैयार किया जा चुका था जब छापा पड़ा उस समय। मौके से 300 लीटर रिफाइंड तेल मिला और उसके अलावा व्हाइटनर केमिकल मिला जिसे कपड़े में सफेदी लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो व्हाइटनर। सैकरीन नाम का सिंथेटिक स्वीटनर मिला जिसका इस्तेमाल कड़वा स्वाद छिपाने के लिए होता है, जो कि चीनी से भी 500 गुना ज्यादा मीठा होता है। इसके अलावा प्लेटिंग पाउडर जिसका इस्तेमाल वेल्डिंग के काम में होता है। बड़े पैमाने पर डिटर्जेंट पाउडर मिला जिसे गंदे कपड़े साफ किए जाते हैं। पोस्टर कलर मिला जिसका इस्तेमाल विज्ञापनों की छपाई में होता है, और खराब स्किम्ड मिल्क पाउडर के भी कुछ बैग मिले। आप सोचिए, इस तरह के खतरनाक केमिकल जिसको खाना तो छोड़िए, जो आपके हाथों पे लग जाए तो कई बार आपके हाथों की चमड़ी का रंग खराब कर देता है, स्किन खराब कर देता है, वो इन सबों को मिला करके और नकली पनीर तैयार किया जा रहा था। पनीर तो असल में दूध फाड़कर बनाया जाता है, लेकिन खालिद की फैक्ट्री में ये इन सारे केमिकल का इस्तेमाल करके और बिल्कुल असली जैसा दिखने वाला नकली पनीर तैयार किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों के मुताबिक खालिद पिछले 1 साल से सिंथेटिक पनीर का धंधा चला रहा था। तभी कितना दिन से बन रहा था? ये बहुत दिन हो गया, साल भर से ऊपर हो गया था। अच्छा। हम लोग बहुत बोले, हाँ। आते जाते समय रास्ते में बहुत बदबू कर रहा था। जी। हम लोग बहुत बोले, बहुत कंप्लेंट डाले जी। इसके बाद अब जाकर सुनवाई हुआ है, बंद होने के लिए बोला है ताकि बंद करेंगे। कितनी बार छापा पड़ा है इनके वहाँ? भी 2-3 बार छापा पड़ चुका था। हर बार दोबारा खुल जाता है? हाँ, पैसा दे देते थे फिर चालू हो गया। कंप्लेंट तो हुआ था, हाँ। अभी तो बंद हुआ। नहीं, इसके पहले? इसके पहले भी 50,000 घूस दिया था। अच्छा, पैसा देकर बच जा रहा है। हाँ। तो देखिए, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सब सरकारी अधिकारियों को पता था, पहले भी छापा पड़ चुका था और पहले भी ये घूस देकर बचता रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये सब अफसरों की मिलीभगत थी यहां। लेकिन सवाल यह है कि नकली पनीर का धंधा पूरे देश भर में क्यों फल फूल रहा है? तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है कि मुफ्त में मोटा मुनाफा, बिना मतलब हर्रे ना फिटकिरी रंग लगे चोखा वाला मामला है। यहां आपको एक हिसाब देता हूं जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि आखिर पूरे देश में ये पनीर बनाने का, नकली पनीर बनाने का कारोबार कैसे फल फूल रहा है। 1 किलो पनीर बनाने के लिए आमतौर पर 5 लीटर दूध की जरूरत पड़ती है, यानी कम से कम 300 रुपए की लागत लगेगी तब जाकर के 1 किलो पनीर बनेगा। जबकि खालिद 1 किलो नकली पनीर सिर्फ 125 रुपए में बना रहा था और उसे 160 रुपए किलो के भाव में बेच भी देता था। यानी आधे से भी कम कीमत में आप 1 किलो पनीर तैयार करके बेच दे रहे हैं। 1 किलो नकली पनीर में खालिद 35 रुपए का मुनाफा काट रहा था और 40 क्विंटल के हिसाब से यह मुनाफा रोजाना 1,40,000 रुपए का बैठता है। 1,40,000 रुपए अगर रोज का कोई कमा रहा हो, आप बताइए। कि मैं इसीलिए कह रहा हूं कि
हर्रे ना फिटकरी रंग लगे चोखा वाला मामला है। और इस तरह का सिर्फ खालिद के यहां ही इस तरह की फैक्ट्री या इस तरह के नकली पनीर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के अलग अलग इलाकों में बड़े पैमाने पर नकली पनीर का धंधा हो रहा है। मोटा मुनाफा खालिद का है, लेकिन उन लोगों का जो स्वाद और सेहत के नाम पर नकली पनीर खाते हैं, आप सोचिए कि उनकी हालत क्या होगी। लोग पनीर पसंद करते हैं क्योंकि उसमें स्वाद के साथ साथ सेहत के बारे में भी इतनी सारी बातें कही जाती है कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारी बातें कही जाती, विटामिन डी होता है, नेचुरल प्रोबायोटिक होता है, ऐसी बहुत सारी बातें कही जाती। मसल्स बनाने में आपको फायदा होता है, हड्डियां मजबूत होती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। लेकिन आप सोचिए कि पनीर के नाम पर आप जब सिंथेटिक पनीर खाएंगे तो एक तरीके से जहर खाना है साहब। और इसमें डिटर्जेंट से लेकर कितने खतरनाक केमिकल हैं कि जिसकी जरा सी मात्रा ऐसे आपके शरीर में पहुंच जाए तो आपका पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है। लेकिन पूरे देश में इसका धंधा चल रहा है। हमारी एजेंसियां पता नहीं क्या कर रही, हमारे शरीर का पूरा हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ दे। लीवर, किडनी, हार्ट, पैंक्रियाज, सभी महत्वपूर्ण अंग जो है काम करना बंद कर दे धीरे धीरे। हमें स्किन से लेकर हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर तक के तमाम बीमारियां हमें हो सकती है। लेकिन फिर भी देश में धड़ल्ले से ऐसे बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही। इस बार खालिद पर बड़ा एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन उसके इलाके के लोग कह रहे हैं कि नकली पनीर का धंधा पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और इसमें शामिल लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं नकली पनीर की और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे खुद की घटना है कि हमारे बेटा इस चीज़ से पीड़ित था। हम लोगों ने वो मंगवाया था बर्गर, चीज़ बर्गर, और पनीर इतनी डुप्लीकेट थी कि एक हफ्ता उसको फूड पॉइजनिंग को ख़त्म करने में लग गया, दवा चला के। इसके पीछे फूड विभाग जो है एक्शन नहीं लेता है, इस वजह से ये फल फूल रहे हैं। लेकिन फूड विभाग ने तो इस पूरे अवैध कारखाने को पकड़ा है। इक्का दुक्का पकड़ लिया, फिर इसके पीछे चलेगा ले दे करके। तो नकली पनीर का धंधा जब पूरे देश में चल रहा हो और इस देश की जो एजेंसियां हैं जिस पर लगाम लगाने की जिस पर जिम्मेदारी है वो इतनी सुस्त हो या जिनकी मिलीभगत की बातें आ रही हो, तो ऐसे में ये जरूरी है कि आप नकली पनीर से बचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखिए और नकली पनीर को पहचानने का तरीका समझिए। और वो तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो उबालने पर अगर आप इस नकली पनीर को उबालेंगे तो असली पनीर को जब उबालेंगे तो सॉफ्ट बना रहता है, जबकि नकली पनीर को आप उबालेंगे अगर पानी में तो सख्त हो जाता है। तो थोड़ा सा सब टेस्ट करके देखिए। इसके अलावा आयोडीन से भी इसकी पहचान हो जाती है, और आयोडीन जो है ना वो टिंचर वो बहुत आसानी से किसी भी आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगी। तो उबले हुए पनीर पर आयोडीन की अगर एक बूंद डालेंगे आप, तो अगर रंग नहीं बदला तो समझिए कि ये असली है, और अगर रंग नीला हो गया तो समझिए कि पनीर नकली है। घर में रखिए अगर पनीर के शौकीन हैं तो आयोडीन। असली पनीर हल्के प्रेशर से टूट जाता है, जबकि नकली पनीर दबाने पर रबड़ जैसा फील देता है, थोड़ा इलास्टिक जैसा फील होगा। असली पनीर में दूध वाली गंध होती है, जबकि नकली पनीर में थोड़ी खट्टी, थोड़ी अलग सी गंध होती है। तो अगर पनीर खाने का शौक रखते हैं तो पनीर पहचानने का हुनर भी रखिए, और नहीं तो फेर में पड़ जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। हकीकत तो यह है कि भारत में जितने पनीर की खपत है उस लिहाज से दूध का उत्पादन ही नहीं है। यह गैप जो है कि जो दूध का उत्पादन और पनीर की मांग, इसके बीच का जो गैप है ना, उसकी वजह से भी नकली पनीर के धंधे को बढ़ावा मिल रहा है। और यही वजह है कि हाल के दिनों में नकली पनीर के कई मामले देश भर में सामने आए। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं जो गाजियाबाद की है, जहां 2025 की शुरुआत में ही नकली पनीर की एक बहुत बड़ी खेप जब्त की गई थी। 23 जनवरी को अलीगढ़ में 6,500 किलो का सिंथेटिक घोल पकड़ा गया था, जिससे पनीर बनाने की तैयारी की जा रही थी। और इस मामले में आबिद डेयरी और खालिद डेयरी को सील किया गया था और उनका लाइसेंस भी रद्द किया गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पनीर का शौक है तो कहते हैं कि जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है वो उतनी ही अडिग रहती है, लेकिन
अब आपको एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसकी नींव ही नहीं, एक ऐसी इमारत जो धरती पर नहीं खड़ी होगी बल्कि आसमान में लटकी रहेगी। एक बार की सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस इमारत का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। और यह भी जान लीजिए कि यह इमारत कोई छोटी मोटी बिल्डिंग नहीं होगी। इसकी लंबाई, मैं ऊंचाई नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ऊंचाई तो जमीन पर खड़ी इमारत की होती है और यह तो आसमान में टंगी हुई होगी। तो इस इमारत की लंबाई इतनी होगी कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी इसके सामने छोटी लगने लगेगी। बुर्ज खलीफा से 48 गुना लंबी, यानी कि करीब 32 किलोमीटर लंबी एक इमारत होगी जो किसी जादुई महल की तरह अंतरिक्ष से लटकी हुई होगी, बिना जमीन से जुड़े हुए, बिना किसी नींव के। कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसे आसमान में कैसे लटकाया जाएगा? इसे जानना एक तरीके से विज्ञान की दुनिया से चमत्कार की दुनिया में कदम रखने जैसा है। तो इस इमारत का नाम है एनालेम्मा टावर। इसे न्यूयॉर्क की मशहूर कंपनी क्लाउड्स आर्किटेक्चर ऑफिस ने डिजाइन किया है। और अब आप पूछेंगे कि जब ये बिल्डिंग बिना नींव की होगी तो टिकेगी कैसे? तो दरअसल इसे हवा में लटकाया जाएगा। सबसे पहले एनालेम्मा टावर के कॉन्सेप्ट को आपको मैं तरीके से समझाता हूं, आसान तरीके से, कि कैसे ये स्थायी तौर पे आसमान में लटकी रहेगी। तो ये इमारत वैसे ही आसमान में तैरेगी जैसे आप हवा में किसी गुब्बारे को तैरते हुए देखते हैं। अंतर सिर्फ ये होगा कि इससे लगी रस्सी जमीन से नहीं बल्कि अंतरिक्ष से आएगी। अब आप पूछेंगे कि अंतरिक्ष से कोई रस्सी कहां से आएगी? वो रस्सी उसको कौन थाम रखा, किसने थामा होगा? तो उस रस्सी को अंतरिक्ष में किससे बांधा जाएगा? इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि एनालेम्मा टावर को पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने वाले एक क्षुद्र ग्रह से, एस्टेरॉयड से जोड़ा जाएगा और उस क्षुद्र ग्रह से मोटे और मजबूत केबल धरती की ओर आएंगे। और वैज्ञानिकों का प्लान है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह को, जो कि 35,786 किलोमीटर दूर पृथ्वी की जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में होगा, उससे बहुत मजबूत तार धरती की ओर लटकाकर और उसके बाद इस पूरी इमारत को उस पर टांगा जाएगा। फिर इन्हीं तारों से के सहारे ये पूरी बिल्डिंग एक तरीके से उल्टी लटकी हुई दिखाई देगी। इस प्रक्रिया को यूओएसएस यानी कि यूनिवर्सल ऑर्बिटल सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जिस क्षुद्र ग्रह से इस बिल्डिंग को लटकाया जाएगा वो अपने ऑर्बिट में धरती के चारों तरफ घूमेगा और उसके साथ ही ये बिल्डिंग भी हर दिन 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाती हुई दिखेगी। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह इमारत धरती के ऊपर 8 के आकार में घूमेगी, इसीलिए इसे एनालेम्मा नाम दिया गया है। यानी ये आसमान में वैसे ही तैरती रहेगी जैसे कोई अंतरिक्ष यान तैरता है। यानी ये बिल्डिंग हवा में एक जगह स्थिर नहीं रहेगी, इसमें रहने वाले लोग अलग अलग शहरों के ऊपर उड़ते रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये बिल्डिंग सुबह दुबई के ऊपर रहेगी तो दोपहर में न्यूयॉर्क के ऊपर और वही रात में टोक्यो के ऊपर उड़ती हुई दिखाई देगी। इसके लिए अंतरिक्ष में सबसे पहले किसी ऐसे एस्टेरॉयड को चुना जाएगा जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में हो, यानी कि जो उसके चक्कर लगाने की जो रफ्तार है वो पृथ्वी के बराबर होगी। और फिर पूरी बिल्डिंग को एस्टेरॉयड से टांगने के लिए बहुत ही मजबूत रस्सियां तैयार की जाएगी और ये रस्सियां कार्बन नैनो ट्यूब और ग्रेफीन से तैयार की जाएगी। फिर पूरी बिल्डिंग को इन रस्सियों के सहारे लटका दिया जाए। अब ये जान लीजिए कि यह अजूबा इमारत दिखने में कैसी होगी और इसमें रहने वाले लोग, बिजली, पानी इनको कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में भी ये बताया गया है कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए जो इंतजाम होगा वो ये होगा कि इस इमारत को के अंदर कोई लिफ्ट नहीं होगी। यहां मैग्नेटिक लिफ्ट से लोग आएंगे जाएंगे और बिजली और पानी का इंतजाम ऐसे होगा कि सोलर एनर्जी से इसको बिजली मिलेगी और जो बादलों में पानी है उसको एक तरीके से ट्रैप करके उसको रिफाइन करके और लोगों के इस्तेमाल के लिए उसको तैयार किया जाएगा। तो इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग ही अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन समय के अभाव में हम आपको और ज्यादा जानकारी इससे जुड़ी हुई नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल देश का मूड मीटर में वक्त इतना ही था, तो मुझे दीजिए इजाजत और ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध। मेजर गौरव आर्या और दिनेश गौतम के साथ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाइ क्लब प्राइम पे लगाओ, डूबेगा नहीं।
जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा, धोखा नहीं देगा, ऊपर नीचे भी नहीं होगा, सेफ रहेगा, सिक्योर्ड, मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। महिंद्रा जियो के जो सेगमेंट है उसमें